Hello students, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the another session of your Geography NCERT Foundational course. And in this lecture, we are going to learn about chapter number 11 that talks about water in the atmosphere. See, we all know atmosphere comprises of many gases, right? It comprises of dust, it comprises of water molecules also. So in this chapter, basically we are going to focus on the water part. Okay, so let us start our chapter with a good enthusiasm. I hope all the chapters are clear and slowly we will be completing the class 11th also. So water in the atmosphere. Water is present in the atmosphere in three different forms: gas, liquid, solid. इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. गैस है मतलब क्या है? वाटर वेपर. लिक्विड है मतलब लिक्विड है, वाटर है. और सॉलिड है मतलब आइस, क्रिस्टल्स, हेल, स्लीट. तो वाटर के कितने फॉर्म्स हैं एटमॉस्फेयर में? तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं. नाउ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन एंड फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. अब मेरे को आप एक चीज बताइए. देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर है ना, जो एटमॉस्फेयर में हमारा जो वाटर है वो दो तरीके से हमको मिलता है. या तो वो इवेपोरेशन से मिलेगा. इवेपोरेशन इज व्हाट? इवेपोरेशन इज दिस प्रोसेस ओनली. When the surface of any water body gets heat due to sun, it evaporates. The water molecules turn into water vapor because of evaporation. This basic definition we have already covered in previous classes. तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर में वाटर आता है. दूसरा प्रोसेस क्या है? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन एज ह्यूमंस सीक्रेट वाटर, है ना, in the form of urinary, from the urinary tract we secrete water content from our body. ठीक है. तो वैसे ही प्लांट्स भी जो है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो है दे सिक्रेट आउट वाटर. तो ये दो प्रोसेसेस की हेल्प से एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट आती है. और वाटर किस फॉर्म में होती है? मॉइस्चर के फॉर्म में होती है, भाप के फॉर्म में होती है, वाटर वेपर के फॉर्म में होती है. ठीक है. Thus, there is a continuous exchange of water between atmosphere and the oceans and the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation, precipitation. ये चारों प्रोसेस की वजह से जो वाटर कंटेंट है वो एक्सचेंज होता जा रहा है. मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है. Now hot air is rising up because of the heat received from the sun. When these hot air, यहाँ पे तो आपका वाटर है, यहाँ पे आपका वाटर है, यहाँ पे वाटर वेपर है, फिर यहाँ पे आपका वाटर आ गया. वाटर ड्रॉपलेट्स विल फॉर्म द क्लाउड्स and in turn it is coming down in the form of your precipitation, that is your rain. Simple. ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है. क्लियर. तो इस प्रोसेस की वजह से देखिए वाटर अपना अलग अलग फॉर्म बदल के क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर में एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ट्रैवल कर रहा है. कभी वो एटमॉस्फेयर में दिखेगा, कभी बैक टू ओशन में दिखेगा बिकॉज ऑफ द रेन, कभी क्लाउड के फॉर्मेशन में दिखेगा आपको. तो दिस इज द थिंग. वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. अब जितना भी आपको फील होता होगा कि बहुत ज्यादा यू आर नॉट एबल टू गेट फ्रेश ऑक्सीजन, समटाइम्स सफोकेटिंग लगता है बाहर, उमस जिसको बोलते हैं हिंदी में. व्हाट इज उमस? उमस इज द ह्यूमिडिटी. When there is lots of water vapor present in the air, it creates a situation of humidity. Okay? क्या बन जाता है वो? Humidity. It is expressed quantitatively in different ways. ठीक है? I hope you got it. तो humidity क्या है? It is nothing but the presence of amount of water vapor in your atmosphere. ठीक है? Remember, हमेशा याद रखिएगा. जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी फील होगी आपको. ठीक है? क्योंकि जो गैसेस का जो जगह है वो कौन एक्वायर कर ले रहा है? वाटर वेपर एक्वायर कर ले रहा है. तो वाटर वेपर अगर एक्वायर कर ले रहा है तो डू यू थिंक इट इज गिविंग स्पेस फॉर योर ऑक्सीजन टू सेटल? नहीं, कम हो जाता है क्योंकि वाटर वेपर का प्रेजेंस ज्यादा हो गया. ठीक है. दिस इज द थिंग. The actual amount of water vapor present in our atmosphere is known as absolute humidity. अब ये क्या बोल रहा है? एक्चुअली में जितना वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है. बेसिकली ये कुछ नहीं बोल रहा है
ये आसान भाषा में बता रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी आप एयर में फील कर रहे हो उसको नाम क्या दिया गया है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के बहुत सारे टाइप, एब्सोल्यूट है ना, रिलेटिव है, ठीक है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। तो एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट दैट एब्सोल्यूट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेयर इज एब्सोल्यूट, ठीक है। इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वेट है वाटर वेपर का एक वॉल्यूम एयर के, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम समझ गए आप, द स्पेस एक्विजिशन ऑफ एनीथिंग, है ना, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। द एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टेम्परेचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस फॉर योर बेस बिल्डिंग, यही आपका बेस बिल्डिंग है फॉर योर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। एक पर्टिकुलर जगह पे ह्यूमिडिटी कितनी है वो कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द एबिलिटी टू होल्ड वाटर वेपर, तो हायर विल बी योर ह्यूमिडिटी। लोअर द टेम्परेचर, लोअर विल बी ह्यूमिडिटी। समझ में आई बात है, क्या हो रहा है, हायर द टेम्परेचर हायर द ह्यूमिडिटी, लोअर द टेम्परेचर लोअर द ह्यूमिडिटी, ठीक है। The percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature is known as relative humidity. क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कि you are capable of eating 100 chocolates in 1 hour. आप एक घंटा में आपकी शक्ति कितनी है कि आप 100 चॉकलेट खा सकते हो, लेकिन आपने खाया कितना, 80। So what has happened? The percentage what you have consumed as compared to the actual potential of your consumption defines your relative consumption. अब ह्यूमिडिटी से जोड़ लो इसको कि भैया परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी, मतलब एक्चुअली में कितना प्रेजेंट है और कितना वो हो सकता है, कितना पोटेंशियल होल्ड करता है, वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और ये परसेंटेज में होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अगर बोला गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 80%, मतलब कि क्या बोल रहा है कि 100% उसका पोटेंशियल था लेकिन उसके एयर में 80% ही है, मतलब पूरा तरह से ह्यूमिडिटी नहीं है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि द ह्यूमिडिटी इन द एयर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 120%, तो ये जो 120% है ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि एक्चुअल कैपेसिटी क्या थी, 100। भैया परसेंट की फुल कैपेसिटी 100 ही ना होती है, तो 100 थी, अब ये हो गई 120%। 20% और ज्यादा है। मान लो तुम 100 चॉकलेट खा सकते हो एक घंटा में, तुमने 120 दबा दिया, क्या होगा तुम्हारा हालत, सेम वही होगा। यहाँ पे फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एक्सेसिव रेन होगा। सो दिस इज द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव, मतलब कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। पहला तो ये कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। रिलेटिव क्या होती है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है एज कंपेयर टू व्हाट इट कैन होल्ड, ठीक है। तो वो हो गई आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे आपके मैंने डिफरेंस भी निकाल के पेस्ट कर दिया, ह्यूमिडिटी वर्सेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आप इसको पढ़ सकते हैं, इट इज फॉर यू, ठीक है। चलिए, द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। फुल कैपेसिटी मतलब 100 है, 100 यूनिट चॉकलेट खाने का शक्ति है और 100 यूनिट आपने खा लिया, तो एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है, 100% ह्यूमिडिटी अगर हो गई है तो वो सैचुरेट हो गया, मतलब कि वो अब अगर उसमें अगर किसी चीज का एडिशन होगा, अगर और ह्यूमिडिटी आएगी, अगर और वेपर वाटर वेपर ऐड होगा, सो व्हाट विल हैपन, वो एक्सेसिव में चला जाएगा, ठीक है। तो उस पोर्शन को जहां पे फुल कैपेसिटी हैज बीन यूज्ड, उस टर्म को बोलते हैं सैचुरेशन। It means that the air at the given temperature is incapable of holding any additional amount of moisture at that stage. मतलब कि अब इसमें और नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि वो अब उसके लिमिट के बाहर हो जाएगा। The temperature at which the saturation occurs in given sample of air known as dew point.
अब यही टेम्परेचर जहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है, मतलब कि सैचुरेशन क्या है, एक पॉइंट है, एक हाईएस्ट लेवल का पॉइंट है। मान लो, एक सेकेंड, मान लो दिस इज माई टम्बलर, दिस इज माई, आई हैव फिल्ड द वाटर। तो अब जो है इसका सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है। द टम्बलर सैचुरेशन पॉइंट हैज बीन रीच्ड बिकॉज इफ एनी small amount of addition of water if I do here, the water will spill out. ठीक है? तो the temperature at which the sample of air has been saturated, मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे एयर सैचुरेशन में हो गया है, मतलब पूरा अपना पूरा फुली कंप्लीट कैपेसिटी का यूज हो गया है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज द थिंग। Now coming to the next process, that is your evaporation. I hope you have understood whatever we have learned till now. Next is your evaporation. Evaporation क्या होता है? It is a process by which water is transformed from liquid to gaseous state. Water जो है water vapor में बदल रहा है और इसी process को क्या बोला जाता है? Evaporation. दूसरी चीज, ये मैंने example दिया, water. Liquid तो कुछ भी हो सकता है, water हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो अपने लिक्विड स्टेज को छोड़ के गैशियस स्टेट में बदल रहा है, वो आपका इवेपोरेशन है। उसका एग्जाम्पल है वाटर। हीट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन। व्हाट इज द मेन कॉज? हीट इज द मेन कॉज। ठीक है, देखो यहाँ पे सन है, सन विल थ्रो द sunlight because of which the surface is getting heated up and further it is going up in the form of water vapor. When the water vapor is accumulating, what is happening? Clouds are being formed. वो हम condensation में पढ़ेंगे. The temperature at which the water starts evaporating, it refers to as latent heat of vaporization. ऐसा temperature जहां पे evaporation की शुरुआत हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? latent heat of evaporation. ठीक है? Increase in temperature increases water absorption and retention capacity of the given parcel of the air. अब यहाँ पे मैं आपको पीछे जाना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो एयर कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। अब इस पॉइंट को रीड आउट करो। जैसे ही इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना, बिकॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल इंक्रीज योर capacity to hold. So that is why it is also increasing evaporation. Now movement of air replaces the saturated with the unsaturated layer and hence the greater the movement of air, the greater is the evaporation. अब क्या हो रहा है? Now movement start हो गई है, ठीक है, एयर की movement start हो गई है because evaporation has been started. Now what will happen? This movement of air will replace the saturated layer. ठीक है, जो सैचुरेट हो चुकी है, मान लो ये सैचुरेट हो चुकी है, ये वाला मैक्सिमा है। अब इससे क्या होगा? ये जो मूवमेंट है एयर की, अब तो इसके अंदर और सहन शक्ति बढ़ गई है और होल्ड कर सकता है, तो ये सैचुरेटेड लेयर को और ऊपर खींच देगी। ठीक है, मतलब दिस हैज बिकम अनसैचुरेटेड, हेंस जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा will be your evaporation. Simple. Now coming to the condensation which is directly related to the evaporation. अब देखो क्या हो रहा है, सन की रेज यहाँ पे आ रही है। बिफोर रीडिंग दिस, सी हियर, sun's rays is falling down over the ground. Now it is rising. ठीक है, यहाँ पे देखो, सन की रेज आई, now air is my rising, air is rising, air is rising, air is rising. अब आपको एक फॉर्मूला पता है, इंक्रीज इन हाइट डिक्रीजेस टेम्परेचर। पता है ये चीज? हाइट बढ़ गई है, टेम्परेचर कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो गैस बना है, वाटर यहाँ पे था, वाटर हैज turned into gas. Now this gas will in turn become your water. वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से बन जाएंगे यहाँ पे, तभी तो क्लाउड बनेगा, तभी तो आपका क्लाउड बनेगा, है ना। तो ये क्लाउड क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कूल टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, यहाँ पे हॉट टेम्परेचर है। तो whenever your gas strikes to the surface of any cool area, it turns into water droplets. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर इज टर्निंग इनटू वाटर वेपर, ये आपका इवेपोरेशन है। दिस वाटर वेपर इन टर्न्स बैक इनटू वाटर, दिस इज योर कंडेंसेशन. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कंडेंसेशन. It is caused by the loss of heat. Heat
जो है वो लॉस हो रही है, तभी तो ठंडक हो रही है ना। तो बेसिक पॉइंट, when the moist air is cooled, it may reach a level when its capacity to hold water vapor decreases or ceases. जब अब मैंने बताया कि जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा एयर का पोटेंशियल होगा होल्ड करने का। तो अब क्या हो रहा है, अब तो लॉस ऑफ हीट हो रहा है, मतलब कि एयर का पोटेंशियल वाटर वेपर होल्ड करने का घट रहा है। तो वाटर वेपर जैसे ही घटेगा, व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। In free air, the condensation results from cooling around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei. क्या बोला जाता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, इनका दूसरा नाम बोला गया हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। क्योंकि देखो ये जो डस्ट पार्टिकल है, दीज विल बी लिटिल कूलर। तो इसमें क्या होता है, वेनेवर योर वाटर वेपर स्ट्रक्स हियर, यहाँ पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, यहाँ पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। बेसिकली दीज डस्ट पार्टिकल्स आर प्रोवाइडिंग अ platform for what? For making up of water droplets. Now condensation also takes place when the moist air comes in contact with some colder objects. जब गर्म हवा मॉइस्टी एयर कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तब भी कंडेंसेशन होगा, ठीक है। एंड इट मे आल्सो टेक प्लेस व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू द ड्यू पॉइंट। और वो तब भी होगा जब ड्यू पॉइंट क्या था, द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, उस समय भी कंडेंसेशन होगा क्योंकि हीट लॉस होगी। भैया हमेशा याद रखो, अगर गर्म है, हॉट है और वो कूल की तरफ बढ़ी तो यहाँ पे कंडेंसेशन होने वाला है। रिमेंबर इट, दिस इज द प्रोसेस। देखो ये मिरर है, विंडो का मिरर है। when the hot air is striking to the window's cold glass will be comparatively cooler during night, so water droplets are formed because condensation processes happened which has changed your water vapor into water. Clear? Simple? Okay. Condensation therefore depends upon the amount of cooling and relative humidity of the air. Obviously भाई कितना कूलिंग हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये चार चीजों से आपका कंडेंसेशन इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आप किससे इन्फ्लुएंस होते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, एजुकेटर, वैसे ही हाउ कंडेंसेशन इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, air volume, temperature, pressure and humidity. Now condensation takes place when both the volume and the temperature is reduced. अगर या तो आप वॉल्यूम को भी कम करोगे एंड आप टेम्परेचर को भी कम करोगे, both of them should be reduced. When the temperature of air is reduced to dew point, मतलब when it has reached your saturation with its volume remaining constant. वॉल्यूम उतना ही है, इस टम्बलर का वॉल्यूम उतना ही है, पानी उतना ही है, लेकिन क्या हो गया, जो टेम्परेचर है एयर का वो ड्यू पॉइंट पे पहुंच गया है। Now when moisture is added to the air through evaporation, however the most favorable condition for condensation is decrease in the air temperature. सबसे फेवरेबल क्या है कि अगर टेम्परेचर में घटाव होता है, डिक्रीज होता है तो कंडेंसेशन होगा। देखो आपका इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये तीन प्रोसेस में साथ में चलते हैं, दे आर सिबलिंग। ओके, इवेपोरेशन से गैस ऊपर जा रही है, ऊपर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है यहाँ से, तो वाटर gas has been changed into water droplets forming clouds. Now these clouds are moving here to there and a point is reached when these clouds are having enough of the water droplets and now it will fall down in the form of precipitation. Again ये process, तो यही आपका water cycle भी है, ठीक है। Okay. Now after condensation, the water vapor or the moisture in the atmosphere takes one of the following form. Condensation हो गया जब, उसके बाद फॉलोइंग फॉर्म बनते हैं। क्या क्या है वो फॉलोइंग फॉर्म, या तो ड्यू बनेगा और या फ्रॉस्ट बनेगा, या फॉग बनेगा या क्लाउड बनेगा। चार चीजें हैं, चारों में से कोई एक चीज बनेगी। हम पढ़ेंगे आगे सब क्या है। अभी तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख रहा है तो क्लाउड्स विल बी क्लियर। नाउ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों समय कंडेंसेशन होता है, ठीक है। ये ड्यू पॉइंट है व्हेन इट हैज रीच्ड द सैचुरेशन, या तो ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, फ्रीजिंग पॉइंट और ऊपर जाओगे तो फ्रीज हो जाएगा, तो क्या बनता है, यहाँ स्नोफॉल होता है। अगर इस पोर्शन में अगर आपका कंडेंसेशन हो रहा है
फ्रीजिंग पॉइंट में तो स्नो बनेगा, वाटर क्लाउड नहीं बनेगा, हेल बनेगा, स्लीट बनेगा, बर्फ के गोले गिरेंगे। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट के नीचे होता है तो वॉट क्लाउड बनेगा, सिंपल है ना। ठीक है, ओके। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज लुक टू आवर IAS mentorship program. It is a complete holistic program for you all to crack UPSC CSC 24 examination. And for those students who want to join the foundation program, that is who want the mentorship of Riyasat Ali sir from the start, that is from the base till advanced level, they can join this program, that is your IAS mentorship foundation program. We have launched many batches in each month. अगस्त में भी बहुत सारी batches launch हुई हैं. So to get more information about this August batch, kindly give a call on these numbers and your query will be resolved. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ड्यू क्या है। मैंने बताया ड्यू, when the moisture is deposited in the water droplets on cooler surface of solid objects rather than nuclei in air, such stones, grass blade, plant leaf, it is known as dew. देखो अब क्या हो रहा है, जब मॉइस्चर जो है वो कूलर सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, देख रहे हो आप ये लीफ है, लीफ के ऊपर कितने सुंदर वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। तो लीफ क्या है, एक सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस पे जब गर्म हवा आके टकराई तो ये तो कूलर था एज कंपेयर्ड, है ना। दिस वाज कूलर बिकॉज वी हैव लर्न दैट सॉलिड विल कूल एंड गेट्स हीटेड वेरी क्विकली. So when it strikes the cool air, the hot air, when it strikes with the solid layer, cool air, water droplets have formed. कंडेंसेशन मतलब यहाँ पे कोई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कोई रोल नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स का कोई रोल नहीं है, वही बोला जा रहा है, रादर देन न्यूक्लियाई इन एयर, तो उसको बोला जाता है ड्यू. द वाटर ड्रॉपलेट्स विच हैव फॉर्म्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर कंडेंसेशन, बिकॉज ऑफ हिटिंग द warm air with the cooler solid surface, dew is formed. Ideal conditions क्या है, clear sky होना चाहिए, calm air होनी चाहिए, high relative humidity होनी चाहिए, long and cold night होनी चाहिए. Clear sky क्यों, क्योंकि तभी अगर clear sky मतलब cloud का absence होना, when the cloud is not there, there will be a proper heat transfer, है ना, वरना वो heat तो capture हो जाएगी. अगर clouds हैं तो आपको क्या लगता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जा पाएंगे? अगर नहीं जा पाएंगे तो गर्माहट रहेगी. तो क्या लगता है आपको, गर्माहट में कभी भी कंडेंसेशन होगी? कभी नहीं होगी, बिकॉज कंडेंसेशन, सी से कंडेंसेशन, सी से कूलिंग, दोनों चीजें साथ में चलती हैं. काम एयर होना चाहिए, शांत. अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर वही हो जाएगा, कूलिंग नहीं होगी, गर्म हवा मिक्स हो जाएगी अगर कूल एयर में. तो कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, कोल्ड तो भैया आप समझ ही गए होंगे, और लॉन्ग लंबी रातें, ठीक है, क्योंकि उनको टाइम मिलेगा फॉर्मेशन के लिए. अगर स्मॉल लाइट होगी तो उतना इफेक्टिवली फॉर्मेशन नहीं होगा. फॉर द फॉर्मेशन इज ड्यू, इट इज नेसेसरी दैट ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए ड्यू, तभी आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा, अदरवाइज इट विल बी इन द आइसी फॉर्म. नेक्स्ट इज योर फ्रॉस्ट. देखो फ्रॉस्ट आप देख रहे हो, बर्फ वाला छोटे छोटे पार्टिकल्स, द एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो लाइक पार्टिकल्स, ठीक है. इट दे फॉर्म्स ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. अब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, अगर 0 डिग्री से कम कंडेंसेशन हो रहा है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, तो ऑब्वियसली अभी जनरली क्या होता है, वाटर वेपर इज टर्निंग इनटू वाटर. लेकिन अगर ये कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है, बर्फ वाले एसेंस में अगर होता है, तो डायरेक्टली वाटर ना बन के वो आइस बनेगा, क्रिस्टल्स ऑफ आइस. द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. द आइडियल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्रॉस्ट आर एज द सेम एज दोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यू. सेम है, क्लियर स्काई, काम नाइट, है ना, नो मिक्सिंग ऑफ एयर, एक्सेप्ट दैट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. बस एक है, ठीक है. आपका ड्यू फॉर्मेशन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर था, इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है. आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉग एंड मिस्ट. देखो दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं, फॉग भी वैसे ही लग रहा है, मिस्ट भी सेम लग रहा है, लेकिन देखिए बहुत डिफरेंस है. When the temperature of an air mass containing large quantity of water vapor falls off a sudden, condensation takes place within itself on fine dust particles.
अब बहुत ज्यादा अगर एयर मास है, मतलब ब्लैंकेट ऑफ एयर मास, अगर उसका जो टेम्परेचर है अचानक से गिर जाए, मतलब अगर 40 डिग्री सेल्सियस था अब हो गया है 25 डिग्री सेल्सियस, अचानक से गिरना, ड्रास्टिक, ये तो बस एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है, होता है डेजर्ट्स में होता है। तो अचानक से अगर गिरे तो अब क्या होता है, कूलिंग हो गई, यहाँ पे तो हॉट था यहाँ पे कूलिंग हो गई, कूलिंग विल कॉज यू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जाएगी या तो डस्ट पार्टिकल्स में हो जाएगी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो देखो आपका बन गया फॉग। तो बेसिकली फॉग इज ए क्लाउड विद इट्स बेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड। देखो फॉग ऐसा नहीं लग रहा बादल बस जमीन के ऊपर ही है, दूर से अगर देखोगे तो ऐसे ही लगेगा। इफ यू आर इन द फ्लाइट एंड इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग द फॉग यू विल सी दैट ओ माय गॉड क्लाउड्स हैव कम टू द ग्राउंड, यही है। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स स्मोक प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियाई। इंडस्ट्रियल सेंटर्स में बहुत सारा जो है स्मोक निकलता है एंड स्मोक हैज हैविंग माइन्यूट पार्टिकल्स व्हिच एक्ट्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और यही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म दे देता है वाटर वेपर को आपका वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। नाउ सच ए कंडीशन वेयर फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक इट इज डिस्क्राइब्ड एज फॉग। अब यहाँ पे फॉग तो बन गया लेकिन स्मोक, लेकिन अगर फॉग में स्मोक भी जुड़ जाए, अगर इसी फॉग में स्मोक भी आए पड़ा है, इंडस्ट्री से द स्मोक इज कंटिन्यूसली कमिंग, द फॉग हैज नाउ अमेलगमेटेड विद स्मोक और इसी का नया नाम है स्मॉग। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि मिस्ट में मॉइस्चर ज्यादा होता है। याद कैसे रखोगे, एम से मिस्ट एम से मॉइस्चर, तो याद रख लेना कि मिस्ट में मॉइस्चर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फॉग। ठीक है, इन मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेन्स ए थिक लेयर ऑफ मॉइस्चर। मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप मीट्स अ कोल्ड सरफेस। माउंटेन्स पे ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे तो आपकी गर्म हवाएं आ रही है, लेकिन जैसे ही वो माउंटेन्स में टकरा जाती हैं तो वो मिस्ट बन जाता है क्योंकि कूलर है ना। तो आप देखे होगे माउंटेन्स में ऐसा लगता है बादल चल रहे हैं हल्का हल्का, तो वो आपका मिस्ट है। फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट, ऑब्वियसली भैया फॉग अगर मिस्ट में ज्यादा मॉइस्चर है तो ये थोड़ा गीला होगा एज कम्पेयर टू फॉग। एंड दे आर प्रिवेलेंट वेयर वार्म करेंट्स ऑफ एयर कम इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड करेंट्स। जब वार्म करंट जो है वो कोल्ड करंट से आके मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, फॉग। Fogs are mini clouds in which condensation takes place around nuclei provided by dust, smoke and salt particles. Same as the mist also, है ना, बस mist में एक ही difference याद रखना है कि उनका जो है moisture content ज्यादा होता है। आ गए भैया हम बादलों पे, very important topic. Cloud is a mass of minute water deposits of tiny crystals of ice formed by condensation of water vapor in free air at considerable level. ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज अमेलगमेशन ऑफ योर वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस, डिपेंड करता है किस टेम्परेचर में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ दे टेक वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स है। ओके, अलग अलग शेप्स के ही बेसिस पे क्लाउड्स को डिवाइड किया गया है चार पार्ट में। उनका हाइट, उनका एक्सपेंस, उनका डेंसिटी, उनका ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस, ये सब देख के क्लाउड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड निम्बस। चलिए देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउड। सिरस क्या है, देखो आप ये बादलों को देखो, ऐसा नहीं लग रहा थ्रेडिंग है, थ्रेड्स बिछाए गए हैं या फेदर्स हैं, है ना। दे आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड, सबसे ऊंची हाइट पे कौन से क्लाउड फॉर्म होते हैं, सर्स क्लाउड, 8000 से 12000 मीटर, दैट इज योर 8 to 12 किलोमीटर अबव द स्काई। दे आर थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स हैविंग ए फेदरी एक्सपीरियंस, थ्रेड लाइक एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको। दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, ये आपका सर्स हो गया, सिंपल। नेक्स्ट इज योर क्यूमुलस क्लाउड, आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि क्या है, रुई जैसा कुछ है बादलों में, है ना, कॉटन वूल। They are generally formed at the height of 4000 to 7000 मीटर, जो कि आपका 4 से 7 किलोमीटर। They exist in patches and can be seen scattered here and there, अलग अलग जगह पे फैले हुए दिखेंगे, पास पास नहीं दिखेंगे। जैसे ये आपको यूनिफॉर्म टाइप का दिख रहा है, हर जगह एक ही फैला हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह फॉर्म होते हैं। फ्लैट बेस है, देखो इनका बेस फ्लैट है ना, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है, ऐसी टाइप का दिखता है। ठीक है, ओके। स्ट्रैटस क्लाउड, ठीक।
As their name implies, these are layered clouds covering large portion of the sky. Layered clouds हैं ये, large portion मतलब ऊपर क्लाउड होंगे, फिर नीचे कुछ होंगे, फिर नीचे होंगे, ऐसे लेयर्ड होते हैं और बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं. These clouds are generally formed either due to loss of heat or mixing up of air masses with different temperature. ठीक है, ये इस रीजन की वजह से फॉर्म होते हैं. ना लास्ट वन, फोर्थ वन क्या है? निम्बस क्लाउड. ये डार्क और ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत डार्क कलर के होते हैं ये. ठीक है, देख रहे हैं इनका मतलब इनमें बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू फॉल, प्रेसिपिटेशन होना, हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म जो है होता है. नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ रहते हैं, सरफेस के बहुत करीब रहते हैं. दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन. डेंस है, देखो कितने भारी लग रहे हैं, और ओपेक होते हैं मतलब सन की रेज देखो नीचे कहीं पे भी आपको नहीं दिख रही है क्योंकि ये इसको ढक लेते हैं. एंड दे आर शेपलेस, कोई शेप नहीं होता है इनका. ठीक है, ओके फाइन. अब ये जो 4 क्लाउड्स मैंने बताए उनके कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, है ना. जैसे अभी क्या क्या बताया है ना, सेरस क्लाउड, देखो एक सेकेंड रुको, सेरस था, क्यूमुलस था, स्ट्रैटस था और निम्बस था. ठीक है, सेरस था, क्यूमुलस था, स्ट्रैटस था और निम्बस था. ये 4 तरह के क्लाउड्स हमने पढ़े और यही आपस में कॉम्बाइन होते रहते हैं. ठीक है, कभी सेरस क्यूमुलस से कॉम्बाइन हो गया, सेरस सेरोस्ट्रैटस बन गया, सेरस सेरोस्ट्रैटस, है ना, और कभी सेरस जो है क्यूमुलस बन गया, ये दोनों आपस में कॉम्बाइन हो गए. मिडिल क्लाउड्स एल्टो स्ट्रैटस एल्टो क्यूमुलस हो गया, लो क्लाउड में स्ट्रैटो क्यूमुलस हो गया, ये दोनों मिल गए, निम्बो स्ट्रैटस हो गया, ये दोनों मिल गए. क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस. ठीक है, मतलब ऐसे क्लाउड जो वर्टिकली बहुत बड़े होते हैं, वर्टिकली, उनको क्या बोलते हैं? क्यूमुलस या क्यूमुलोस निम्बस. So this is all about your chapter number 11 of geography, class 11. I hope you all understood. It was very interesting part. I hope कि सारी चीजें आप लोगों को absolutely clear है. So with this I am ending the lecture. We'll meet in the chapter number 12 with some more exciting topics for you all. And I wish that you all are consistently watching the videos. चलिए ठीक है, I am ending the lecture here. Thanks for watching.